वो जो है क्या नाम इनका, हमजा शहबाज शरीफ, उन्होंने कोर्ट में दरखास्त दायर की कि जी कमर दर्द की वजह से मैं कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, और उनको उन्होंने मतलब ये कि नॉन अपेयरेंस की उसकी दरखास्त कबूल कर ली। खान साहब जिसको इतना बड़ा खतरा है, जिसके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, मेरा यही शुएब मतलब साहब, लेकिन निगरान वजीर आला को तब्दील किया नहीं जा सकता। फिलहाल ऐसी कोई तासुर नहीं है, ऐसे कोई इम्कानात नजर भी नहीं आ रहे कि निगरान वजीर आला को तब्दील किया जाए। एक मिनट सर, निगरान वजीर आला अगर अपने हलफ से खिलाफ वर्जी करे तो उसको बिल्कुल तब्दील किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है। और एक सर बंदा किस जो किस अपने को, हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको कैसे शायब साहब, करवाया जा सकता है? शायब साहब आप किस किस को तब्दील करवाएंगे? किस किस ने खिलाफवर्जी नहीं करती इस वक्त अपने हलफ से? किस किस को तब्दील करवाएंगे आप? तहरीक इंसाफ की सफों में इस हवाले से तशवीश पाई जाती है कि खान साहब की जो जिंदगी है उसको लेके कुछ खतरात हैं। अगर आज खुदा ना करे पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर या कोई भी नामवर शख्सियत जब उसके हवाले से इस तरह की कोई इतलात आती हैं, हमने माजी में देखा पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ा, अवाम को खमियाजा भुगतना पड़ा। अल्लाह ना करे अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर होता है या कोई ऐसी अटेम्प्ट हो जाती है, आधी अधूरी अटेम्प्ट हो जाती है, तो सर क्या होगा? क्योंकि आपके मुल्क में अफरा तफरी ऑलरेडी काफी हद तक बढ़ी हुई नजर आ रही है, लोग परेशान है। अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा सर? जिम्मेदारी को छोड़े भाई, ये दूसरा श्रीलंका बन जाएगा, बल्कि श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगा। इन बेवकूफों को ये चीज समझ नहीं आ रही। इनको कोई एक अक्लमंद आदमी ये चीज समझाए कि ऐसा कोई भी एडवेंचर किया तो ये श्रीलंका से बदतर हालात हो जाएंगे। साहब जो है कि खान साहब के ऊपर 143 मुकदमात कर दिए 6 महीने में, इसके अलावा इस गवर्नमेंट का कोई कारनामा है तो मुझे बता दें। सर है ना कारनामा इनका। 43% महंगाई लेकर चले गए हैं पेट्रोल। लेकिन शाह साहब, ये जो जल्जले आ रहे हैं सियासत के मैदान में, तो रोज ही जल्जले आ रहे हैं। आज भी खान साहब के हवाले से मुकदमात थे, और अब तो जो खान साहब के ऊपर जो मुकदमात की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गालिबन 100 के करीब मुकदमात इस चंद माह के अरसे में खान साहब के ऊपर बना दिए गए। हुकूमत आखिर इस सबसे हासिल क्या करना चाह रही है, और आपको लगता है कि क्या इन मुकदमात का कोई नतीजा भी निकलेगा, या महज ये सियासी मुकदमात है और अपनी मौत मर जाएंगे? महंगाई मार्च करके हुकूमत पर कब्जा करने वाले और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कब्जा करने वाले जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये पहले कहते थे कि हम सियासी इंतकाम के लिए नहीं, हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए आए हैं। लेकिन आज हमें साफ नज़र आ रहा है, आवाम को भी साफ नज़र आ रहा है कि बेसिकली सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है एक ही सियासी जमात को, जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इसके अंदर किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखें, हम अंदाज़ों पर, हम स्टैटिक्स के ऊपर काम करते हैं, और हमें यही नज़र आता है स्टैटिक्स के मुताबिक, अदाद शुमार के मुताबिक, कि इसमें इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमातों में से PTI सर फहरिस्त है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत यकतरफा कार्रवाइयाँ करते हुए एक ही सियासी जमात को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाई जा रही है। आप देखें, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक सियासी जमात के सरबराह के खिलाफ, ये 20 मार्च तक के अदाद शुमार के लिए 127 के करीब FIR हो चुकी हैं। इसमें दहशतगर्दी की FIR भी हैं, और ये ज़्यादातर FIR तकरीबन 85 से ऊपर वो खाली पंजाब में हुई हुई हैं उनके ऊपर, और तकरीबन आप देख लें कि 34 के करीब उससे ज़्यादा FIR इनके ऊपर इस्लामाबाद में हुई हुई हैं। सही, तो क्या ये नज़र नहीं आ रहा कि यकतरफा इंतकाम का निशाना बनाया? लेकिन शाह साहब, आप ये जिन FIR का या जिन मुकदमात का तस्करा कर रहे हैं, गालिबन ये एक ही जैसे मुकदमात हैं, एक ही जैसे मामलात हैं, और उसमें कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उस रोशनी में ये सारी FIR को यकजा करके एक ही केस होना चाहिए, या इसको चंद केसेस के ऊपर महदूद कर देना चाहिए? देखिए, ये बड़ा काबिल अफसोस बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की कितनी पाबंदी की जा रही है, उस पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, ये तो हमें नज़र ही आ रहा है। ख़ास करके पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, KP के गवर्नर क्या कर रहे हैं, पंजाब के गवर्नर क्या कर रहे हैं, और एक निगरान हुकूमत जिसका काम था कि वो बिल्कुल आते और न्यूट्रल होकर वो अपनी हुकूमत चलाते, और सिर्फ इलेक्शन के लिए उनको निगरान हुकूमत बनाया गया था, जो एक आईनी तरीक़ाकार है, तो उसकी कितनी पासदारी हो रही है। तो ये मेरा ख्याल सवाल हमारे लिए इस वक्त बेमानी है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर इस वक्त क्या किया जा रहा है। सब चीज़ें सामने नज़र आ रही है मुनीर साहब। ये इससे अगर कोई शख्स आंखें बंद कर कर कहता रहे कि ऐसा नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सफेद झूठ होगा। ये बिल्कुल ठीक है शुएब साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये जो एक मामला अपनी नौयत का अलग ही है। क्योंकि इस्लामाबाद में FIR होना सही है, ठीक है, हुकूमत, वफाकी हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है, PDM की जमातों के पास है, लेकिन पंजाब में तो एक निगरान सेटअप है। निगरान सेटअप के अंडर
इस तरह से सियासी मुकदमात का बन जाना, आपको लगता है ये महज इत्तेफाक हो सकता है? क्योंकि तारीख में इस तरह की कोई मिसाल मुझे नजर नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमन साहब, गुजारिश ये है कि खान साहब ने तकरीबन 18 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, तो 53 साल मेरी उम्र हो गई है और तकरीबन कुछ 53 साल पहले इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि उनके ऊपर आज तक तो कोई मुकदमा हुआ नहीं। जैसे ही पंजाब में मोहसिन नकवी साहब विराजमान होते हैं, उनके ऊपर पंजाब में 84 के करीब मुकदमात बन जाते हैं। ठीक है, हालांकि भी आपका काम तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना है, आपके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है, आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? दूसरा जो मसला है, आप अगर आप भूल नहीं रहे तो बेसिकली 128 मुकदमात हैं। एक केस उन्होंने बलोचिस्तान में भी किया था, जो बलोचिस्तान की हाई कोर्ट ने उसको अबॉलिश कर दिया था, वरना ये इसके 128 केसेस हैं 20 तारीख तक। 20 के बाद जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल में 5 से 10 केसेस और बन गए हैं। लेकिन शुएब साहब, मुझे ये बताया ना, आप जो बात कर रहे हैं केसेस की, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के सियासी केसेस का कोई अंजाम तो निकला नहीं है। आपको लगता है अगर खान साहब के ऊपर इस वक्त मौजूदा हुकूमत केसेस कर देगी, जिसका खुद खान साहब भी गिला कर रहे हैं कि मैं या तो अदालतों में पेश हूं या तो मैं इलेक्शन कैंपेन चलाऊं, तो फिर आपको लगता है इसका कोई बड़ा नतीजा निकलेगा या हुकूमत इससे कुछ हासिल कर सकेगी? मुनीर साहब, इससे पहले आपकी बात का अंदर एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि सियासी मुकदमात का माजी में कोई नतीजा नहीं निकला, तो सर एक ऐसे ही सियासी मुकदमे में मुल्क के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो चुकी है। आप इनको लाइट ना लें, इन चीज़ों को। एक सियासी ऐसे ही मुकदमे में जिसके बाद में जजेस ने खुद कहा कि हमने मजबूर होकर ये फैसला दिया है, तो वो उसका अंजाम हुआ है। और शाह साहब, आप जिन मुकदमात की बात कर रहे हैं उसके अंदर आप वो वाला मुकदमा भूल गए जो मदीना में नारे लगे थे और उसके ऊपर जो मुकदमात हुए थे वो भी देखिए शामिल है। ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ है। जी शुएब साहब, जिसमें बाद में खुद सऊदी अरब ने कंफर्म किया था और मुस्लिम लीग नून के ही कुछ लोग पकड़े गए थे उसमें। शुएब साहब, आप कुछ ऐड कर रहे थे? जी भाई, मैं बस यही कह रहा था कि देखिए, ये जो हो रहा है ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन ना करवाई जाए। सही समझ रहे हैं मेरी बात को? हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भागना चाह रही है और उनके पास कोई हल नहीं बच रहा, इसलिए वो रोज उठकर कोई ना कोई नया मुकदमा। आज आप एतजाज अहसन साहब का बयान सुन लें, उनका बयान बड़ा अहम है इसी सिलसिले में। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी वजीर दाखिला की है और फंड्स देने की जिम्मेदारी इसहाक डार साहब की है, तो ये तो फंड्स का तो मामला हो ही नहीं सकता। बल्कि उन्होंने जो ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख दी गई है वही तारीख पे इंतखाबी अमल होना है, इस पे कोई दो रास्ता है ही नहीं, दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय मौजूद ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं है। मगर मैं जो है ना, ये मोहसिन नकवी साहब जो है, ये देखें, बात ये है कि ये पार्टी बन गए हैं भाई, ये निगरान नहीं रहे, ये पार्टी बन गए हैं। अब मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंडर आप कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? ये सवाल अहम है, ये आपका सवाल अहम है शुएब साहब। लेकिन अगर इलेक्शंस हो तब तो बात है ना। अभी तो मामला ये है कि इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो ये भी इस हवाले से इबाम लग रहा है कि इलेक्शंस क्या हो सकेंगे या नहीं। और अगर इलेक्शंस होने हैं तो आप पंजाब में रहते हैं, आप जानते हैं वहां की सूरत हाल से बखूबी वाकिफ है। इस वक्त पंजाब में आपको किसी तौर पर सियासी एक्टिविटीज नजर आ रही है? भाई मेरे, आप अंदाजा लगा लें, जिस सूबे का निगरान वजीर आला वो ये कहे कि हम लोगों की बाजू तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ओ भाई, ये तो जो इलेक्टेड होता है वो नहीं कहता, तुम तो हो ही निगरान। टू अंडरस्टैंड यार, मतलब ये कि देखें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो मारना चाह रहे हैं, हम लोग मारने नहीं दे रहे, ये मसला है। हद हो गई यार, प्रॉब्लम यही है ना कि हम मारना चाह रहे हैं, वो मारने नहीं दे रहे। सही। तो ये इस तरह से निजाम नहीं चलता भाई मेरे। और ये जो शुएब साहब आपने ये जो बात पॉइंट आउट की है, ये जो सिद्दीक जान वाला जो मैटर है, अभी हम देख रहे हैं कि सिद्दीक जान साफी हैं, नामवर साफी हैं, उनके हवाले से भी जो मुकदमात बनाए, उसके मुकदमे की बेस भी तो लाहौर में जो कुछ हुआ, जो कुछ एक्टिविटीज हुई, वही बेस बना ना। अगर वो ना होता और वो जो वीडियो फुटेजेस ना आती तो फिर शायद वो मुकदमे की बेसिस भी ना होती। नहीं, सिद्दीक जान को तो खैर आज रिहाई मिल गई है, ठीक है सर। रिहाई से पहले जो कुछ हुआ सर, वो भी तो रिकॉर्ड पे ही है ना, क्योंकि हर किसी को इस मरहले से गुजारा ही जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। ये आप जो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस किस्म के मुकदमा तो कभी भी नहीं हुए यार। आप हिस्ट्री खोल के देख ले, ये जो हो रहा है ये तो टोटल सीधी सीधी रियासती दहशतगर्दी है और कुछ भी नहीं है इसमें।
और निगरान वजीर आला इसको ओन भी कर रहे हैं एक तरीके से, खुद ये बात कह के कि पुलिस सख्ती से निपटेगी और आज अल्लाह ना करे कोई इस तरह का कुछ सामने आओगे कि पुलिस और तहरीक इंसाफ के किसी की भी शख्स के साथ कोई अगर मामला बिगड़ते हैं और कोई जानी नुकसान होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? निगरान वजीर आला? सही बात है भाई। ऑलरेडी मतलब ये कि देखिए बात सुने, उन्होंने पहले जिले शाह को मारा, बाद में उसके घर वालों को उन्होंने मतलब ढुंढरा धमका कर उनसे अपनी मर्जी के बयानात लिए, उसको ये एक्सीडेंट बना रहे हैं। जो उसकी चोटें हैं वो एक्सीडेंट वाली है नहीं। मजाक हो गया यार इस मुल्क में, ऐसे भी कभी हुआ है? सही। शाहजी आप शाहजी मैं चाहूंगा इस पर आप भी जरूर ऐड करें, क्योंकि ये जो इस वक्त मैटर चल रहा है ना पंजाब के हवाले से कि पंजाब में इलेक्शंस होने नहीं होने, एक सवालिया निशान क्रिएट किया जा रहा है। बार बार एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन का वो माहौल ना बन सके। अगर इलेक्शन का माहौल पंजाब में नहीं बनेगा तो आखिर में फायदा किसको होगा? और इससे जमहूरियत की जिसकी हम बात करते हैं, जिसके हवाले से हम सालों साल से आवाजें उठा रहे हैं, सहाफी कुर्बानियां दे रहे हैं, जजेस, अदलिया, सारे इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सर फिर इस जमहूरियत का क्या बनेगा? देखिए, अगर आप हिकमत अमली देखें निगरान हुकूमत की, तो वो हिकमत अमली ये है कि अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, सपोज हम बात करते हैं 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, तो आप मुझे बताएं 30 अप्रैल से पहले अभी तक कितना इमरान खान का टाइम दमान पार्क ऑपरेशन के अंदर, मुकदमात के अंदर उलझाकर ज़ाया कर दिया गया, ठीक है। और फिर अब रमज़ान शुरू होने वाला है आज से, तो आप बताएं रमज़ान में तो एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है हर इंसान की, लोग इबादत में मसरूफ होते हैं, लोग अपने घर के मामलात में भी मसरूफ होते हैं। तो ये बाकायदा एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत ये जो एक सियासी टाइम था इमरान खान के लिए कैंपेन चलाने का, उसको इस निगरान हुकूमत ने, जिसको न्यूट्रल होना चाहिए था, उसने इसको दानिस्ता ज़ाया किया है और मज़ीद ज़ाया कर रहे हैं और एक खौफ का आलम फैलाया हुआ है। जब आप पुलिस को ले आते हैं और कहते हैं कि जी हम तो लोगों के हाथ तोड़ देंगे, तो आप अपनी शहरियों की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। आप इस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के केयर टेकर। जी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी शेख साहब, देखिए बात ये है कि इसमें खान साहब को नुकसान नहीं हुआ। ये जो कुछ कर रहे हैं इससे खान साहब की पॉपुलैरिटी को मतलब ये कि ये मजीद बढ़ा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ये कल भी इलेक्शन करवा दें तो खान साहब तो क्लीन स्वीप मार देंगे। लेकिन शुएब साहब एक चीज और भी है ना कि हमने देखा पिछले साल भी माह रमजान था लेकिन सियासी एक्टिविटीज अपने उरूज पे थी। इस बार भी तहरीक इंसाफ ने तो जलसे का अनाउंसमेंट कर दिया है मीनार पाकिस्तान पे। नहीं, मैं इस बात को, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ शायद साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि वक्त तो ज़ाया किया गया ना, कोशिश तो की गई ना। ये एक अलग पॉइंट है जिसके अंदर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि खान साहब की इस वक्त मकबूलियत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। किसी भी सियासी लीडर की अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत है अवाम के अंदर, तो वो इमरान। सर लेकिन मकबूलियत को इलेक्शन डे के ऊपर वोट्स में तब्दील करना वो एक अलग साइंस है। माजी में तहरीक इंसाफ से कई बार चूक हुई है, कई बार तहरीक इंसाफ की विनिंग सीट थी तो तहरीक इंसाफ हासिल नहीं कर सकी। अवाम ठान लेती है ना मुनीर साहब, जैसा अवाम ठान लेती है, ठीक है, उस वक्त फिर ये जो है ना मकबूलियत वाली बात या दूसरी बात, या वो जो आप साइंस कह रहे हैं, जो साइंस हम देखते रहे हैं बाजी में इलेक्शनों में, वो साइंस इस दफा फेल हो जाएगी, चलेगी नहीं। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये मैं सवाल भी अपने पैनलिस्ट के सामने रखूंगा कि इस वक्त एक बहस ये भी जा रही है कि क्या इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ में से खान साहब को माइनस किया जा सकता है, और अगर ये नहीं है तो तहरीक इंसाफ को बतौर जमात दहशतगर्द जमात करार दे के क्या उसको कलअदम करार दिया जा सकता है या नहीं, इसकी ओर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि इलेक्शंस क्या हो सकेंगे, यानी इलेक्शंस अगर हुए तो तहरीक इंसाफ उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगी, किस सूरत में करेगी, क्या खान साहब साथ होंगे, लीड करेंगे नहीं करेंगे, या इलेक्शन से पहले ही तहरीक इंसाफ को इस तरीके से कलअदम करार दिया जा सकता है कि दहशतगर्दी के या दीगर चार्जेस लगा के उनको कलअदम करार दिया जाए। शुएब साहब, ये जो माजरा इस वक्त चल रहा है कि किसी भी सियासी जमात को कलअदम करार दिया जाए, क्या इसका पैमाना होता है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे ये मुमकिन हो सकता है? देखिए भाई, उसके लिए कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट जो होती है कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट ने शवाहिद देखने होते हैं, सारा कुछ देखना होता है। ये जो कुछ इन्होंने किया इसमें तो कलअदम हुकूमत हो रही है, तहरीक इंसाफ तो हो नहीं रही। कोर्ट को कैसे साबित करेंगे? ये बदमाशी तो सारी ये कर रहे हैं। खुदा का नाम लें यार,
बात ये है भाई मेरे कि स्टेट टेररिज्म की यार अगर काबीना फैसला कर दे, सब अगर वफाकी काबीना ये फैसला कर ले और ये बाकायदा करारदाद पेश कर दी जाए, तो भी ये क्या मुमकिन हो सकता है? क्या पार्लियामेंट के जरिए किसी सियासी जमात को कलअदम करार दिया जा सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता जी, मैं नहीं समझता। इसमें बहरहाल एक आईनी मसला है, वो किसी आईनी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, मगर मैं नहीं समझता। देखें, असेंबली में भी जो पीटीआई के मेंबर हैं जिनको हाईकोर्ट ने वापस भेजा, उनको तो उन्होंने अंदर ही लेकिन शुएब साहब देखिए, इस वक्त हुकूमत के पास ये जवाब तो मौजूद है ना कि लाहौर जमान पार्क के इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोगों को देखा गया जो कि कलअदम तहरीक के सरबराह हैं या उनसे उनकी वाबस्तगी है, और अगर वो जमान पार्क के अहाते में पाए जाते हैं या जमान पार्क पे जब पुलिस आती है वो पुलिस से मुकाबला करते हैं, तो ये जवाब तो बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। नहीं सर, ये सब झूठ का पलंदा है भाई मेरे। बात ये है, उन्होंने तो एक लसानियत पैदा करने की कोशिश की है, पख्तूनों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। पख्तूनों से ज्यादा मुल्क का खैरख्वाह है कौन? शर्म कर लो यार। शाह साहब, आप इस पे क्या ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि हुकूमत इस पे बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। शाह साहब, हुकूमत इस पे कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, हुकूमत की जानिब से इन लाइंस पे सोचा जरूर जा रहा है। शायद से आपकी बात कर रहे हैं, उनको कंप्लीट करने दें, फिर मैं करता हूँ। जी। देखें भाईजान, बात ये है कि एक मतलब ये कि जमान पार्क एक जगह का नाम है, वहां पे कोई भी आ सकता है। ये अपने ही 4 बंदे वहां पे भेज देते हैं। डज इट मेक एनी सेंस? सर मैं इस मफरूजे की बात नहीं कर रहा, सर मैं इस मफरूजे की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हुकूमत इस बात को बेस बना के तहरीक इंसाफ या कोई और सियासी जमात को कलअदम करार देना चाहे, तो उसके लिए क्या पार्लियामेंट का रास्ता होता है? क्या पार्लियामेंट में इस तरह की सियासी जमात को, इस तरह से किसी सियासी जमात को कलअदम करार दिया जा सकता है? यह भी याद रहे कि तहरीक इंसाफ की सेनेट में काफी बड़ी तादाद मौजूद है। इस सब के बावजूद अगर ये हो सकता है कि नहीं? नहीं सर, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये करने की कोशिश की जाए, तो फिर आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल फोरम होगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट फाइनल होगा। और उसमें मतलब ये कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कोर्ट इस बात को लेकर ऐसे किसी भी कानून को, ये बदनीति पे मबनी कानून है भाई। जो बदनीति पे कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट में भी वो चैलेंजेबल है। सही, ठीक हो गया शेख साहब। मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को आप मतलब कालादम करार देना चाह रहे हैं, किस बेस पे? देखें बात यह है मुनीर साहब कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या पीटीआई के कारकुनों ने जहाज अगवा करके, जहाज हाईजैक करके, तो क्या अपने साथी छुड़ा लिए? क्या उन्होंने पाकिस्तान में खुद कुछ धमाके कर दिए? क्या उन्होंने बगावत कर दी पाकिस्तान के कानून से? वो कैसी बात करते हैं सर, सियासी चीजों को ले जाकर के इस नहज पे लेकर जा रही है ये हुकूमत। बल्कि क्या हुकूमत, मतलब देखें, जहाँ पे ना शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, ना जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने जीरो कर दिया लेवल उसका, जहाँ पर आप सहाफ़ियों को उठाकर ले जाते हैं बात करने पर, जहाँ पर आप सियासी कारकुनों को डंडे मारते हैं, उनके हाथ पांव तोड़ देते हैं, उनको मेडिकल इमदाद जो है ना वो नहीं फराहम करते, वहाँ पर आप एक नया शोशा लेकर आ गए हैं चीज़ों को डिले करने के लिए कि हम दहशतगर्द करार दे देंगे। वो भाई दहशतगर्द करार दे देंगे तो वो 5-10 करोड़ वोटर्स जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो भी सारे दहशतगर्द हो जाएंगे। तो शाजी, क्या इसका मतलब ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे वो इसी वजह से दिए गए? सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रिमार्क्स दिए वो इसी वजह से दिए गए कि तमाम सियासी जमातों को बराबरी के तौर पे इलेक्शंस लड़ने का हक दिया जाएगा, अगर साफ शफाफ इंतखाबात में बदनीयती हुई तो मुदाखलत भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह तौर पर अहकाम भी दे दिए हैं। देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि शफाफ इंतखाबात में कोई बदनीयती हुई तो मुदाखलत करेंगे और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो ये बात समझनी चाहिए कि आप ये जो दिखा रहे हैं कि आज इस पार्लियामेंट के ऊपर आप काबिज होकर बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट पे आप अपनी इजारादारी करके आप अवाम के हकूक तलब करना चाहते हैं, आप सियासी जमातों के हकूक तलब करना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप उनसे जीत नहीं सकते, सिर्फ इस वजह से कि आप अभी तक इस अवाम को फतह नहीं कर सके, इस वजह से आप चाहते हैं कि आप इस मुल्क को अपनी मर्जी से चलाएंगे। आपकी मर्जी से जिसको चाहेंगे आप सियासत करेगी जमात, जिसको चाहेंगे वो लीडर सियासत करेगा। ये कभी भी नहीं माना जाएगा सर। अवामी रद्द-ए-अमल से बचे, ये नहीं हो सकेगा कभी। सर, अवामी रद्द-ए-अमल की शाहजी आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान में तारीख क्या रही है। इंतखाबात साइंस है पाकिस्तान में, एक बिल्कुल अलग चीज है।
पाकिस्तान में इंतखाबात का मकबूलियत से डायरेक्ट रेशो कोई नहीं है। इंतखाबी अमल अलग है, पॉपुलैरिटी अलग है, यहां पे इलेक्शन की साइंस मुख्तलिफ है। ऐसे मुल्क में या ऐसी सियासत में आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? मुनीर साहब, मैं आपकी बात से इतफाक नहीं करता। आप अगर पिछले 21-22 ज़िमनी इंतखाबात को देख लें जो बाई इलेक्शन हुए उसके अंदर, सर मैं ज़िमनी इंतखाबात की बात नहीं कर रहा शादी, मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। काफी मकबूलियत अलग है और सर मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। मैं मिसाल के तौर पे अभी कराची के बल्दियाती इंतखाबात हुए, बहुत से लोग इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी तादाद में कराची से जीत जाएगी। तारीख में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार हुआ और तरीके इंसाफ से ज्यादा सीटें ली, जमात इस्लामी के बराबर सीटें ली। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तासुर को जाहिर तो किया ना। जिस पॉइंट को आप उठा रहे हैं मैं उसे मानता हूं कि जिसको जो आप कहना चाह रहे हैं, बेसिकली इलेक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है आप उसकी सर इलेक्शन की साइंस की बात कर रहा हूं, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग का नाम दे दें, आप उसको धांधली का नाम दे दें, जो भी दे दें, पाकिस्तान में इलेक्शन की रियलिटी मुख्तलिफ है। जी 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 जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए बात सुने, कराची में पीटीआई का वोटर जो है वो सिलेक्शन में निकला ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो छोटे बल्दियाती इंतखाबात थे, इनकी कोई दहशतगर्दी थी, जो कुछ था वो नहीं निकला। जब जनरल इलेक्शन होंगे आप देखिएगा कराची के हालात क्या होंगे। ये पॉसिबल नहीं है सर। ये जो इलेक्शन में इंजीनियरिंग करते हैं ना, इनकी इंजीनियरिंग यही होती है कि कोई 2-4 हजार वोट का फर्क है तो उसको डिफर डाल दें। जहां पे 20-25 हजार का डिफरेंस होता है ना, वहां पे ये कुछ नहीं कर पाते। ये आप देख लीजिए, यही तो हुआ। इसका मुजाहिरा नजर आ चुका है ना आपको। बाई इलेक्शंस के अंदर क्या नजर आया आपको? बिल्कुल बाई इलेक्शन में नजर नहीं आया आपको। अच्छा ये सब शेख साहब आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। शेख साहब मुझे ये बता दें, अगर मैं ये तस्वीर कर लूं कि 31 अप्रैल को एज पर शेड्यूल तहरीक इंसाफ मुकाबला पंजाब में सियासी मैदान सजेगा और इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर तो सारी की सारी तवज्जो पंजाब के सूबे के ऊपर मरकूज होंगी। फिर मेरे ख्याल से पंजाब की शहरी आबादी, देहाती आबादी, हर जगह के ऊपर कड़ी नजर होगी। आपको लगता है फिर इंतखाबात में रिगिंग करना, धांधली करना पॉसिबल हो सकेगा? सर ड्यू अपॉलॉजी, मैं आपकी तवसत से ये एक बात कहना चाह रहा हूं। अंडर मोहसिन नकवी जो भी इलेक्शन होगा वो खूनरेजी होगी, वो इलेक्शन नहीं होगा। ये हुकूमत को इसके ऊपर, अपना सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर देखना पड़ेगा। एक बंदा जो कि निगरान आया, आते साथ ही पार्टी बन गया है, उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ना लिया तो पंजाब में बहुत ज्यादा खूनरेजी हो जाएगी। ये मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूं आपको हालात देखते हुए, इसलिए मेरा यही शुएब साहब, लेकिन निगरान वजीर आला को तब्दील किया नहीं जा सकता। फिलहाल ऐसी कोई तासुर नहीं है, ऐसे कोई इम्कानात नजर भी नहीं आ रहे कि निगरान वजीर आला को तब्दील किया जाए। एक मिनट सर, निगरान वजीर आला अगर अपने हलफ से खिलाफ वर्जी करे तो उसको बिल्कुल तब्दील किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है। एक बंदा जो अपने हलफ के खिलाफ वर्जी कर रहा है तो कैसे शायब साहब आप किस किस को तब्दील करवाएंगे? किस किस ने खिलाफवर्जी नहीं करती इस वक्त अपने हलफ से? किस किस को तब्दील करवाएंगे आप? इसको पूरे मुल्क को जकड़ दिया गया है। लेकिन शुएब साहब मैं आपकी बात मान भी लूं, शुएब साहब, शाह साहब मैं आपकी बात मान भी लूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त जो मशीनरी है जो पॉइंट हो चुकी है और वो इस वक्त इस सिस्टम की जड़ों में मौजूद है, आपको लगता है कि उस पूरी मशीनरी को उखाड़ा जा सकता है एक आदमी को निकाले जाने से? अगर मैं इस बात को तस्लीम भी कर लूं कि निगरान वजीर आला पार्टी बने हुए, तब भी अगर उनके हटाए जाने से भी कोई बड़ा फर्क तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सर ये मशीनरी जो है ना, ये सारे मतलब ये कि छोटे छोटे मुलाजमीन है, जैसे ये हटेंगे आप देखिए कि इनकी अपनी पेंटें गीली हो जाएंगी कि आप किससे कर... लेकिन सर मेरा फिर सवाल है ना कि सोचे मफरूजे के तौर पे हफ्ता 10 दिन पहले, 2 दिन पहले निगरान वजीर आला को तब्दील कर दिया जाता है। अगर ये तब्दील हो भी जाता है तो जो नया निगरान वजीर आला होगा उसके पास क्या ही ऑप्शन होगा, वो क्या ही कर सकता है इस हवाले से? नहीं सर, वो कुछ भी ना करे। आप देखिएगा हालात यकसर चेंज हो जाएंगे। तो ये सरकारी मुलाजम है भाई, ये सरकारी मुलाजम है, इन्होंने हुक्म पे चलना होता है। राइट अंडरस्टैंड? शाह साहब आपको लगता है कि उम्मीद है कि यहाँ पे जो पंजाब का मैटर है इसमें अगर इलेक्शन डे पे चाहे पूरा मीडिया हो, पूरी नजरें हो, पूरी कौम की नजरें हो, वहां पे रिगिंग या इस तरह के मामला से हम बच सकते हैं? क्योंकि ये ना हो कि पंजाब में इलेक्शंस तो हो जाए लेकिन उन इलेक्शंस को तस्लीम कोई ना कर रहा हो। सर मेरे बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात है, शुएब साहब की तरह बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात है मेरे कि कम अज कम मुझे ऐसा नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब के होते हुए पंजाब के अंदर साफ, शफाफ और पुरअमन इलेक्शन हो जाएं। ये लफ्ज आप समझें, आप पुरअमन इलेक्शन हो जाए, ये इसका इंतकाद मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और इसके लिए वाकई अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये बयान दे भी दिया है
और चीफ जस्टिस साहब का सब एहतराम भी करते हैं। और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इस वक्त मैं समझता हूँ 22-23 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, तो उनको इस बात को समझना चाहिए और एक ऐसा तरीकाकार वज़ा करना चाहिए, कोई ऐसा एक मॉनिटरिंग टीम बननी चाहिए, कोई इस तरह के मामलात होने चाहिए कि कम से कम पंजाब के अंदर अगर इलेक्शन का इनेकाद किया जाता है तो वो पुरअमन भी हो, साफ शफाफ भी हो। सही है। वरना देखें इलेक्शन होने के बाद भी उसका फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, उसकी कोई वजह नहीं रहेगी, फिर दोबारा फिर हालात खराब हो जाएंगे। सर यही मैटर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्शन से पहले हुकूमत की जानिब से किए हुए जो फैसले हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस है। हुकूमत ने आज से कुछ दिनों पहले अनाउंस किया कि हम पेट्रोलियम मसनूआत में सब्सिडी देंगे, गरीब मुतवस्सित तबके को सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। सिंध में अनाउंसमेंट हुआ कि गरीब मुतवस्सित तबके को सस्ता आटा दिया जाएगा। क्या ये अनाउंसमेंट इलेक्शन से पहले हो जाना, क्या ये भी इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने के ऊपर की मुतरादिफ है? और ये भी सवाल है कि आईएमएफ जिस अंदाज से आईएमएफ की शराइत है उनको देखते हुए क्या ये अनाउंसमेंट के ऊपर हुकूमत का किसी भी तौर पर इस अनाउंसमेंट को पूरा करना क्या ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस का माहौल तो है लेकिन इलेक्शन से पहले रमजान या महंगाई या दीगर नाम के ऊपर सब्सिडीज दी जा रही हैं। सब्सिडी दी जाएंगी या नहीं ये एक सवाल जरूर है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान करना ये यकीनी तौर पे इस पूरे अमल के लिए एक सवालिया निशान जरूर है। सिंध में आटे के हवाले से अनाउंसमेंट किया गया कि सिंध में गरीब मुतवस्सित तबके को सस्ते कीमत पे, सस्ते निर्खों पे आटा दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस वैसे तो हर साल होती है, लेकिन जब इलेक्शंस की बात आती है तो क्या ये इकदाम इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज होगा या नहीं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का इकदाम इससे बढ़ के है। वफाकी हुकूमत ने आज से चंद रोज पहले यह दावा किया कि वो पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें कमी करेंगे और जो बाइक यूज करने वाले हैं या 800 सीसी से कम की जिनकी गाड़ियां हैं उनको उस हवाले से जो पेट्रोल है वो रियायती कीमतों पर दिया जाएगा। आईएमएफ की जानिब से आज इस हवाले से एक बार फिर से कह दिया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें या किसी भी तौर पे ऐसी कोई सब्सिडी जिसका हदफ तकमीना ना हो उस तरह की सब्सिडी देने की हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे, बल्कि अपने तहफुजात का भी इज़हार किया। साथ में आईएमएफ की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि जो शरह सूद है उसमें मजीद इजाफा करना होगा हुकूमत को, और 2% का जो शरह सूद का इजाफा है वो अगली मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट में जो कि 4 अप्रैल को होना है उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ये सारे मामला पाकिस्तान की आवाम से डायरेक्ट लिंक है। शुएब साहब, ये जो सब्सिडी का मैटर है अच्छा इकदाम है या बेहतर हो सकता था, या इसकी टाइमिंग को लेकर फिर सवाल उठाए जाएंगे? भाई गुजारिश ये है कि रमजान में हर साल आप हिस्ट्री खोल लें, हर साल यूटिलिटी स्टोर्स पे लोगों को सस्ते मतलब कीमतों पे चीजें दी जाती थी। इस मरतबा यूटिलिटी स्टोर जो है वो चीखें मार रहे हैं, वो कहते हैं वैसे ऐसे ही नहीं, फंड ही नहीं दिए गए, कोई फंड ही नहीं दिया गया उनको। आप अंदाजा लगाएं, ये सब जुबानी जमा खर्च है भाई, ये सब जुबानी जमा खर्च है, इसमें से किसी का कुछ भी नहीं होना। गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, समझे इस बात को, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है। लेकिन हुकूमत का अनाउंस कर देना, आज से कुछ अरसे पहले रशिया से तेल के हवाले से बात हुई, मुसद्दिक मलिक साहब आए, उन्होंने कहा कि हम रशिया से सस्ता तेल लेंगे, वो तेल आया नहीं, कहां चला गया इसकी कोई खबर नहीं। दालों की बात हुई, गंदम की बात हुई, हुकूमत ने बार बार अनाउंसमेंट किया, लोगों को उम्मीद दिलाई, लेकिन वो आज तक मटेरियलाइज नहीं हो सका। हुकूमत से कोई सवाल नहीं हो रहा, हुकूमत का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आज हुकूमत ने एक और अनाउंसमेंट कर दिया। अगर हुकूमत अनाउंसमेंट कर रही है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो फिर ऐसे अनाउंसमेंट का फायदा क्या है? बस लोगों को गुमराह करना, और क्या रहा उसका, कुछ भी नहीं। लेकिन सर इस गुमराही के चक्कर में आप देखें आईएमएफ आपसे नाराज है, आईएमएफ आपसे शिकवा कर रहा है। तो भाई मेरे जो फ्री आटा, जो ये फ्री आटा की बात कर रहे हैं, वो गंदम आप देखें तो सही, वो काली हुई गंदम है, खराब है, वो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, उसका आटा वो गरीबों को खिलाएंगे। तो खुदा का नाम लें यार, बस कर दें सर। लेकिन आप बिल्कुल यार देखें, बात सुने, ये जो आप बात कर रहे हैं ना मुफ्त आटे की और सस्ते आटे की, ये जरा इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको एक हकीकत बयान कर दूं। ये जो 8070 के ऊपर आप जो एक वो मैसेज देख रहे हैं ना कि 8070 के ऊपर मैसेज करें और उसके बाद आप मालूम करें कि आप उस आटे के लिए अहल है या नहीं है, जरा उसकी भी हकीकत सुन लें कि हुकूमत असल में कर क्या रही है। लेकिन उसको मैसेज करने के लिए आपको 3 रुपए आपके बैलेंस में से कटेंगे। सही।
चाहे आप अहल हो या ना हो, आप खाली मालूमात लेना चाहे 3 रुपए कटेंगे। आप सपोज पाकिस्तान के 5 करोड़ लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो हुकूमत के पास 15 करोड़ तो वैसे ही जमा हो जाते हैं, और हुकूमत से ही पैसे, अवाम से ही पैसे ले रहे हो, अवाम को मुफ्त आटा दे रहे हो, और उस मुफ्त आटे को लेने के लिए अवाम अपनी जान से जा रही है। कितने शहरी, कितने बुजुर्ग और कितनी खातूनें कल की हलाक हो चुकी हैं। वो कोई तरीकाकार ही नहीं है सर। लेकिन शाह साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को चले किसी हद तक एक्सेप्ट कर लेता हूं कि ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो सब्सिडी का तखमीना है उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन एक बात बताएं, इस वक्त आईएमएफ के हवाले से आपके मुतालबात पूरे नहीं हो पा रहे। आईएमएफ अभी भी कह रहा है कि आप अपनी शरह सूद में इजाफा करें। अगली मॉनेटरी पॉलिसी में अगर शरह सूद बढ़ के 20 से 22% हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके मुल्क में एक आम उमूमी महंगाई की जो शरह है वो 20 से 22% है, जबकि एक आम आदमी, एक आम नौकरी पेशा अफराद, उसकी तनख्वाह में बहुत ज्यादा भी अगर इजाफा हो तो 8 से 10% तक इजाफा हो जाता है। इससे ज्यादा का इजाफा हो नहीं सकता। इसके साथ जितनी भी सनतें हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो बंद हो रही हैं। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। सर, एक आम आदमी कहां जाएगा? यार देखिए, आप लोगों के प्रोग्राम के अंदर मैंने पहले भी ये कहा था, आपको शायद याद हो, कि इस मार्च के अंदर आईएमएफ प्रोग्राम अपना साइन नहीं करेगी पाकिस्तान के साथ। आपको शायद याद हो ये बात, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हुकूमत आस्ता आस्ता वो मामलात खोलेगी जो आईएमएफ और हुकूमत के दरमियान डील हो चुके हैं। अब ये वो मामलात खुल रहे हैं। देखें, वो मामलात खुल रहे हैं जो उन्होंने कहा था कि 4% आप मजीद शरह सूद को लेकर जाएं। अब हुकूमत उसकी तरफ आई है कि जी अभी हम 2% बढ़ा देंगे, फिर ये अप्रैल में जाके 2% मजीद बढ़ा देंगे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत को एक खास डायरेक्शन दे चुकी है आईएमएफ, और हुकूमत उसको आस्ता आस्ता लेकर आ रही है ताकि आवाम को महसूस ना हो कि उसके ऊपर क्या क़यामत ढाने वाले हैं ये। शाह साहब, इसमें दूसरी बात ये है कि शरह सूद बढ़ने से आपका बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। आपका तो ऑलरेडी बिजनेस खत्म हुआ सर। आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं। आपकी हर चीज, आपका बैंकिंग इंटरेस्ट कहाँ पे चला जाएगा? आपका जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कहाँ पे चली जाएगी? आपके मुल्क में इंपोर्टेड आइटम्स कहाँ पे चले जाएंगे? क्या आप सर अपना लेकर आते हैं? सर, मुझे ये बता दें कि चलें, ये हुकूमत तो अपना वक्त जैसे तैसे पूरा कर लेगी। सबको तबाह कर दिया है। नहीं शाह जी, मेरा एक सवाल सुन लें। शाह जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ठीक है, मुश्किलात बढ़ेंगी, लेकिन आज मैं कहूं कि ये मौजूदा हुकूमत शायद इसको किसी तौर पे संभाल भी लेगी, अपनी पॉपुलैरिटी खो भी देगी, या जो भी होगा, चले वो हुकूमत अपने तौर पे चले, जो भी खमियाजा भुगतती है। सर, लेकिन अगर आम आवाम की बात करूं या इंतखाबात के बाद आने वाली जो अगली हुकूमत है उसकी बात करूं, तो सर वो कहां खड़ी है? अब तक ये संभाला है कि खान साहब के ऊपर 143 मुकदमात कर दिए 6 महीने में। इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई कारनामा है तो मुझे बता दें। सर है ना कारनामा इनका। 43% महंगाई लेकर चले गए हैं। पेट्रोल पूरी आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल नीचे गई हुई है। यहाँ पे पेट्रोल मजीद बढ़ा रहे हैं आप। फिर आप आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि जी हम आपको 50 रुपए लीटर सस्ता देंगे। वो यार, आप कर क्या रहे हैं अवाम के साथ? आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, आप अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है, आप अवाम की नापसंदीदा हुकूमत है। आपने अवाम को अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया, साल होने को आया है, आपने अवाम को जलील ख्वार कर दिया, और फिर आप कह रहे हैं कि हुकूमत का कारनामा नहीं है। शाह जी, आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन एक और एक खबर आई है, मैं चाहूंगा कि वो भी शेयर कर दें नाज़रीन से। अभी खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के सफों में इस हवाले से तशवीश पाई जाती है कि खान साहब की जो जिंदगी है उसको लेके कुछ खतरात हैं। अगर आज खुदा ना करे पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर या कोई भी नामवर शख्सियत, जब उसके हवाले से इस तरह की कोई इतलात आती हैं, हमने माजी में देखा पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ा, अवाम को खमियाजा भुगतना पड़ा। अल्लाह ना करे अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर होता है या कोई ऐसी अटेम्प्ट ही हो जाती है, आधी अधूरी अटेम्प्ट ही हो जाती है, तो सर क्या होगा? क्योंकि आपके मुल्क में अफरा तफरी ऑलरेडी काफी हद तक बढ़ी हुई नजर आ रही है, लोग परेशान है। अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा सर? जिम्मेदारी को छोड़े भाई, ये दूसरा श्रीलंका बन जाएगा, बल्कि श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगा। इन बेवकूफों को ये चीज समझ नहीं आ रही। इनको कोई एक अक्लमंद आदमी ये चीज समझाए कि ऐसा कोई भी एडवेंचर किया तो ये श्रीलंका से बदतर हालात हो जाएंगे। साहब, जो माहौल है, इनको भागना पड़ जाएगा। तो भाई मेरे, इनको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा शुएब साहब। लेकिन जो माहौल है, देखें आपके मुल्क की जो दुश्मन ममालिक हैं, जो दुश्मन कुव्वतें हैं, सर वो तो इसका फायदा उठाएंगी ना, क्योंकि हमारे यहां तो दोनों तरफ से सियासत में गोलाबारी जा रही है, लफ्जी गोलाबारी तो दोनों तरफ से हो रही है। देखिए, दुश्मन ताकतों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए हमारी हुकूमत ही काफी है। वही इतना कुछ कर रही है कि दुश्मन को तो कुछ करने ही नहीं पड़ रहा। शाह जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? वो क्या करेगा इसके ऊपर?
देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इमरान खान की जान को खतरा है, बल्कि आपको पता ही है उसके ऊपर एक पहले असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है, ठीक है, जो बकौल नून लीग के वो उन्होंने खुद करवाई है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो जो मुझे आज की खबर मुझे कंफर्म नहीं है, मगर आज वो जो है क्या नाम है इनका, हमजा शहबाज शरीफ, उन्होंने कोर्ट में दरखास्त दायर की कि जी कमर दर्द की वजह से मैं कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, और उनको उन्होंने मतलब ये कि नॉन अपेयरेंस की उसकी दरखास्त कबूल कर ली। खान साहब जिसको इतना बड़ा खतरा है, जिसके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, सर नून लीग का मौकफ है कि वो कातलाना हमला तहरीक इंसाफ ने खुद कराया था, खान साहब ने खुद कराया, तो वो तो कातलाना हमले को हमला ही नहीं तस्वुर कर रहे, और जो हुकूमत इसको तस्वुर ही नहीं करेगी वो उसकी तफ्तीश क्यों करेगी? पाकिस्तान के अंदर अजीब बात कर रहे हैं यार मेमन साहब आप। सर मैं कहा कह रहा हूँ शाहजी, आप मेरे पे, सर मैं कह रहा हूँ हुकूमत का मौकफ है, मरियम औरंगजेब साहबा ये बात कह रही हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि वो जो कहेंगे वो माना जाएगा? मान लेंगे अवाम? 22 करोड़ की अवाम है यार, आप कैसी बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी खुद अब इमरान खान। सर वो 22 करोड़ की आवाम से यही तो कह रहे हैं, नून लीग फिर यही कह रही है। नून लीग आज भी उस तमाम तर वाक़े के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है। सर मैं नहीं कह रहा, ये नून लीग कह रही है, मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही है, नून लीग की दूसरी सीनियर क़यादत कह रही है। देखें इसको हम इस तरफ लेकर जाते हैं कि हम आते हैं आपके पॉइंट की तरफ। देखें खान साहब की वो कोई माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ये भी कहते हैं कि खान के साथ अवाम नहीं है, और फिर डरते भी हैं उस अवाम के रद्द अमल से, ठीक है ना। वो तो ये कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी की सपोर्ट ही नहीं है, इमरान खान इंतखाबात नहीं जीत सकता, और भागते हैं इंतखाबात से। तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं? छोड़े, आप किन की बातें कर रहे हैं सर? जो वो तो आए थे महंगाई मार्च करके, वो बिलावल भुट्टो साहब जब इस्लामाबाद पहुंचे थे तो वो कांपे टांग रही हैं, तो कांपे तो सबकी टांग गई उनके महंगाई मार्च से। आज बिलावल भुट्टो साहब खामोश बैठे हुए हैं। तो बात कहने का मकसद ये है कि देखिए हकीकत की तरफ आए, इमरान खान के ऊपर वाकई बहुत सीरियस अटेम्प्ट होने का चांस है, और उनके खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं, और ये हुकूमत को और अदलिया को और हमारे सिक्योरिटी इदारों को ये बात समझनी चाहिए कि इमरान खान के पीछे एक बहुत बड़ी अवामी सपोर्ट। शाहजी आपका पॉइंट आगे, शुएब साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स। शुएब साहब एक मिनट सर, जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, इस वो किसी ऐसे वाक़े की तरफ लेकर इस मुल्क की तबाही भेज दें। शुएब साहब फाइनल कमेंट्स। जी बिल्कुल, मैं शाह साहब से बिल्कुल एग्री हूं। ऐसा कोई भी एडवेंचर जो है ये किसी से संभाला नहीं जाएगा भाई। इंटरनेशनली उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इंटरनेशनली होंगे। आप पता नहीं किस दुनिया में बैठे हैं सर। ये सारे समझ रहे हैं 70 और 80 की दिहाई है, 90 की दिहाई है, वो वक्त खत्म हो चुका है अब। सर आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और क्योंकि प्रोग्राम में वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है तो आपसे इजाजत चाहूंगा। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हो पाकिस्तान में बेहतर हो, और अमन अमान की सूरत हाल, खास तौर पे अमन अमान की सूरत हाल को किसी भी तौर पर खराब नहीं होना चाहिए। एक और बात, अहम बात है जो आज जरूर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के अपना किरदार अदा कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमें जरूरी है कि अपने आपस के इख्तलाफात में उन लाइंस को क्रॉस ना कर दें कि इस तरह का कोई तासुर जाए जो पाकिस्तान के दुश्मनों को कोई मौका फराहम कर सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए।